फिर से स्वागत है आपका मिशन 2020 कंपटीशन क्लासेज खानपुर में। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं शिक्षा व संस्कृति का मौलिक अधिकार और संपत्ति का मौलिक अधिकार। आज हम इसके संबंध में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है दोस्तों और ठीक ढंग से समझना है, ये सारी चीज़ों को देखना है कि किस किस प्रकार के प्रावधान इन अनुच्छेदों में किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 की, तो देखिए इसमें केवल और केवल देखो, पहले तो हमें ये समझना है दोस्तों कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। अल्पसंख्यक देखो, अल्पसंख्यक देखो यहाँ पर नाम से ही विदित है। अल्प यानी जो, संख्यक यानी जो संख्या में क्या है दोस्तों, संख्या में कम है, यानी कि जिनकी आबादी संख्या में कम है वो वर्ग दोस्तों किस में आते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बात आपकी क्लियर है। अब देखिए, बात करते हैं हम अनुच्छेद 29 की। तो इसमें प्रावधान है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है दोस्तों, क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब देखिए बात दोस्तों, हम बात करते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग, ये तो हमारे समझ में आ रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग होता है जो जिनकी जो आबादी है वो संख्या में कम है, वो सारे वर्ग किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मुस्लिम हैं, सिख हैं दोस्तों, और जैन हैं, बौद्ध हैं। तो इस प्रकार के जो वर्ग हैं वो अल्पसंख्यक वर्गों के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखिए, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि भारत राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, भारत राज्य क्षेत्र, तो भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में कोई भी अगर नागरिक हैं और वो नागरिक चाहे तो अपनी भाषा, लिपि, बोली व संस्कृति। देखिए दोस्तों, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में कोई भी नागरिक, निवास करने वाला कोई भी नागरिक, वो चाहे तो वो अपनी भाषा, बोली, लिपि व संस्कृति को उसे संरक्षित करने का, उसका अधिकार उसे प्राप्त होता है। वह उसका संरक्षण कर सकता है, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। तो देखिए दोस्तों, हमने बात की है यहाँ पर अनुच्छेद 29 की। तो अनुच्छेद 29 ये कहता है कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं जो भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास कर रहा है, तो ऐसे नागरिक चाहे तो ऐसे नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी भाषा, लिपि, बोली और संस्कृति को संरक्षित या सुरक्षित रख सकते हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के द्वारा दोस्तों भारतीय नागरिकों को जो अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनके हितों के संरक्षण हेतु दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें एक प्रकार का प्रावधान और है। वो प्रावधान है कि कोई भी संस्था जो कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, तो वहाँ पर धर्म, भाषा, लिंग, वंश, निवास स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नागरिकों के साथ नहीं किया जाएगा दोस्तों। इस प्रकार का प्रावधान भी अनुच्छेद 29 में दिया गया है। आगे देखिए, बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 30 की। तो अनुच्छेद 30 में जो प्रावधान है वो क्या प्रावधान है दोस्तों,
भाषाई तथा धार्मिक जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, यानी भाषा के आधार पर या फिर हम कहें धर्म के आधार पर कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं वो चाहे तो वर्ग को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रबंधन का अधिकार किसके तहत दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 30 के तहत। देखिए दोस्तों, इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक वो चाहे तो अपनी भाषा, लिपि, बोली व संस्कृति के संरक्षण हेतु, उनकी सुरक्षा हेतु वो अपने निजी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उनका प्रबंधन कर सकता है। उसके प्रबंधन का अधिकार उसको दिया गया है। यानी कि अगर हम बात करें भाषा, लिपि व संस्कृति की संरक्षा हेतु, संस्कृति के संरक्षण हेतु चाहे तो कोई भी अल्पसंख्यक या भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक चाहे तो अपने निजी शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रबंधन कर सकता है। ये प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 30 में। आगे देखिए हम बात करते हैं, इसी अनुच्छेद 30 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी शिक्षण संस्थान जो कि अल्पसंख्यकों द्वारा उसकी स्थापना की गई है, वो अगर किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता सरकार से प्राप्त नहीं करता है, तो देखिए दोस्तों ऐसी स्थिति में उस शिक्षण संस्थान में पर किसी भी प्रकार के सरकारी नियम और कानून लागू नहीं होते। चाहे तो उसमें भाषाई आधार पर शिक्षा प्रदान की जा सकती है, यानी धार्मिक शिक्षा भी वहाँ पर दी जा सकती है। इस प्रकार का प्रावधान भी अनुच्छेद 30 में किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों कि कोई भी जो निजी शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित किया गया है और वो अगर किसी भी प्रकार की राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उस शिक्षण संस्थान पर किसी भी प्रकार के सरकारी नियम और कानून लागू नहीं होते। चाहे तो उन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा भी दी जा सकती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं मदरसे व मकतबे, मदरसे व मकतबे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने दो अनुच्छेद देखिए। एक तो देखा है दोस्तों शिक्षा व संस्कृति के मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 29, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि भारत राज्य के क्षेत्र के किसी भी भाग में कोई भी नागरिक जो निवास करता है वो चाहे तो अपनी भाषा, लिपि और बोली व संस्कृति को सुरक्षित करने का उसको अधिकार है, उसे संरक्षित कर सकता है। इस प्रकार का प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 कहता है कि कोई भी भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक वो चाहे तो अपने निजी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना वे उनका प्रबंधन कर सकता है। ऐसा अधिकार उनको प्राप्त है क्योंकि उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण हेतु वो चाहे तो निजी शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, उनका प्रबंधन कर सकता है। दूसरा प्रावधान इसमें यह है दोस्तों कि अगर कोई भी इस प्रकार का जो शिक्षण संस्थान है जो राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है, तो ऐसे शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, जैसे कि मदरसे व मकतबे। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 31 की। और अनुच्छेद 31 में देखिए जब मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में दोस्तों था संपत्ति का मूल अधिकार। क्या था दोस्तों? संपत्ति का मूल अधिकार।
अनुच्छेद 31 में मूल संविधान में, यानी कि जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ उस समय भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। उनमें से एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का मूल अधिकार। परंतु देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में किया गया 44वां अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन किया गया दोस्तों 1978-79 के तहत इस संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत अनुच्छेद 300 क के तहत दोस्तों क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। क्या बना दिया गया दोस्तों, कानूनी अधिकार। बोलो क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। देखिए दोस्तों क्या हुआ, मूल संविधान की अगर हम बात करें तो उस समय भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे और उनमें से एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति अर्जित कर सकता था, उसको व्यय कर सकता था, उस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। मगर इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने हमारे भारतीय संविधान में क्या किया, एक संशोधन किया और वो संशोधन था 44वां संविधान संशोधन 1978-79 और उसके तहत दोस्तों इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को भाग 3 से हटा करके भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत क्या बना दिया दोस्तों, कानूनी मौलिक अधिकार कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया। परंतु देखिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B। ये दोनों अनुच्छेद यानी कि ये दोनों खंड भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं प्रथम संविधान संशोधन के तहत। प्रथम संविधान संशोधन यानी कि दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में। उसके तहत अनुच्छेद 31 जो था उसमें खंड ए और बी जोड़े गए और प्रावधान किया गया दोस्तों अनुच्छेद 31A में ये प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार यानी सरकार चाहे तो किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, किसी भी प्रकार के व्यापार हैं उनका भी अधिग्रहण कर सकती है और किसी भी प्रकार के व्यापार का अधिग्रहण कर सकती है। दोस्तों देखिए दोस्तों क्या लिखा था हुआ था अनुच्छेद 31A में, यानी कि सरकार चाहे तो किसी भी निजी लोक कल्याण में दोस्तों क्या है, लोक कल्याण में यानी कि जन कल्याण हेतु चाहे तो सरकार इस प्रकार की निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, उसका अधिग्रहण किया जा सकता है। दोस्तों जन कल्याण की बात करें हम, देखिए अनुच्छेद 31A की बात करें तो लोक कल्याण में सरकार के द्वारा सरकार क्या कर सकती है, निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। दोस्तों अधिग्रहण कर सकती है, इस प्रकार का प्रावधान है अनुच्छेद 31A में। और किसी भी प्रकार का कोई व्यापार है तो व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है दोस्तों, व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। तथा इसी अनुच्छेद के तहत अगर बात करें हम दोस्तों, जो भी क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है, जो भी क्षतिपूर्ति की राशि कैंडिडेट को प्रदान की जाती है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती दोस्तों, देखिए अगर हम बात करते हैं 31A के अंतर्गत तो लोक कल्याण में सरकार चाहे तो निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर सकती है और इस प्रकार से अगर किसी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो उसे जो भी क्षतिपूर्ति की राशि दी जाएगी उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 31A में किया गया। 31B की बात करें तो 31B की अगर दोस्तों हम बात करते हैं
तो देखिए जो भी अधिनियम है, किसी भी प्रकार का कोई भी अधिनियम है जिसे 9वीं अनुसूची में अगर डाल दिया गया है, 9वीं अनुसूची में अगर रख दिया गया है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 31B के तहत किया गया। क्या किया गया दोस्तों? किसी भी अधिनियम, किसी भी कोई भी अधिनियम है और इस अधिनियम को अगर 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है या फिर हम यूँ कहें दोस्तों कि रख दिया गया है, तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि 31B की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 31B में क्या है कि अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई अधिनियम है, कोई भी प्रावधान है, अगर उसे हमने 9वीं अनुसूची में रख दिया है तो उसे हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इस प्रकार की बातें अनुच्छेद 31B के अंतर्गत उल्लेखित की गई थी। इसी प्रकार दोस्तों एक अनुच्छेद और आता है 31C। तो देखिए 31 में जो C खंड जोड़ा गया, ये जोड़ा गया दोस्तों 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। तो अनुच्छेद 31 में खंड C किसके तहत जोड़ा गया दोस्तों? 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। और ये प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों में जो अनुच्छेद 39V और अनुच्छेद 39C के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, अनुच्छेद 39B और 39C के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अगर हम इन्हें लागू कर, मौलिक अधिकारों पर लागू करते हैं और अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 में उल्लेखित अगर मौलिक अधिकारों का इनकी वजह से हनन होता है तो वे असंवैधानिक नहीं माने जाएंगे। यानी कि सीधी सी अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 39V और 39 जो C है वो एक तरह के जो नीति निर्देशक जो तत्व है उनको मौलिक अधिकारों पर वरीयता देने का प्रावधान किया गया था। यानी कि अनुच्छेद 39B और 39C के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर इन्हें लागू किया जाता है और इन्हें लागू करने के पश्चात अगर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 में उल्लेखित अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है फिर भी इसे असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार का संशोधन किया गया था 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 31 में खंड C जोड़कर। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं दोस्तों। देखिए बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। देखिए दोस्तों इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यानी कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाला कोई भी नागरिक जो कि अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आता है और वो चाहे तो अपनी भाषा, लिपि और बोली व संस्कृति को संरक्षित करने का उसे अधिकार भारतीय संविधान ने प्रदान किया है। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 30। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 30 ये कहता है कोई भाषाई अल्पसंख्यक हैं यानी भाषा के आधार पर और या फिर धर्म के आधार पर यानी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं वो चाहे तो अपने निजी शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है, उनका प्रबंधन कर सकता है, क्योंकि उसे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। इसलिए वो चाहे तो अपने निजी शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कर सकता है, उनका प्रबंधन भी कर सकता है। जैसे हम कहें जैसे मदरसे व मकतबे। अब देखिए इस प्रकार की जो शिक्षण संस्थानें होती है अगर ये राज्य सरकार से या फिर किसी भी प्रकार की सरकार से कोई भी अगर आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करते हैं तो इन पर सरकारी कानून और नियम लागू नहीं होते हैं। अर्थात हम ये कहें कि इनमें धार्मिक शिक्षा भी दी जाए तो वो दी जा सकती है, किसी भी प्रकार का उन पर प्रतिबंध नहीं है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 31। तो दोस्तों देखिए मूल संविधान में अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का मूल अधिकार, परंतु देखिए संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978-79 के तहत अनुच्छेद 31 को समाप्त करके देखिए
भाग 3 से संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत उसे दोस्तों बना दिया गया कानूनी अधिकार। परंतु देखिए दोस्तों, इसी में अगर 31A और 31B और 31C की बात करते हैं तो देखिए अनुच्छेद 31A को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951, उसी प्रकार अनुच्छेद 31B को भी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। अब देखिए अनुच्छेद 31A में जो प्रावधान था वो ये प्रावधान था कि लोक कल्याण हेतु सरकार चाहे तो किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, किसी भी प्रकार के बड़े बड़े जो व्यापारिक उपक्रम हैं उनका राष्ट्रीयकरण भी किया जा सकता है, और अगर इनके तहत अगर किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति की राशि अगर दी जाती है तो उस क्षतिपूर्ति की जो राशि जो दी जाएगी उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 31A में था। उसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 31B की, तो इसमें देखिए दोस्तों हम बात करें किसी भी अधिनियम को या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रावधान जो सरकार ने किया है, सरकार ने बनाया है, अगर उसे हमने नवी अनुसूची में डाल दिया है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 31V के तहत। देखिए उसी प्रकार अगर दोस्तों बात करेंगे 31C, तो देखिए 31C यानी कि अनुच्छेद 31 में जो खंड C जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 25वें संविधान संशोधन 1971 के थे। तो इसमें सीधी सी बात तो ये थी कि जो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है, देखिए दोस्तों उनका भी जो मूल उद्देश्य है वो है जन कल्याण करना। तो यहाँ पर जो 39V और 39C में जो उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व है उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर अगर इनके उद्देश्यों को अगर प्राप्त किया जाता है और ऐसी कंडीशन में अगर मौलिक अधिकारों में अगर हम बात करें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 में उल्लेखित जो भी मौलिक अधिकार हैं, अगर इन दोनों अनुच्छेदों की वजह से, इनके उद्देश्यों को प्राप्त करने की वजह से इस प्रकार के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो उन्हें असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। दोस्तों इस प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 31C में है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 29, 30, 31, 31A, 31B, 31C का अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।